पहला रील मेरे सामने दिखाई दिया, पूरा का पूरा वीडियो मेरे सामने आया। उसी के साथ कुछ दिन पहले की खबर ये भी थी कि 2 मुट्ठी चावल के जुर्म में एक दलित को पीटा गया। कुछ दिनों पहले मैं बिहार आया था, तो एक न्याय यात्रा चल रही थी भाकपा माले की यहाँ पे, तो उसमें मैं शामिल होने आया था। तो गया जिले में टेकारी में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है संजय मांझी, वो अपनी जो मिट्टी की चारदीवारी थी उसको बचा रहे थे सामंतियों से। तो राजपूत और समाज के लोग थे, उन्होंने गर्दन पर तलवार चलाया, लेकिन उन्होंने हाथ सामने उठाकर बचाया तो उनके दोनों हाथ काट लिए गए, हाथ कट गए। वो भी हमसे मिले और उन्हें ये भी कहा कि जेएनयू से आवाज इसकी उठाइएगा। तो आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जहां पर लोग कम पैसे में बेहतर पढ़ाई करते हैं, हर सवाल पर खामोश नहीं रहते हैं, वो उनकी आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने भी ये बात कही और इस तरह की कई खबरें, हर रोज की खबरों में हम यही देख रहे हैं। और सही बात यह है कि ये सिर्फ खबर के तौर पे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यही आंकड़ा भी बनता है, यही सारे ये डेटा ही बनता है कि दलितों पर कितने हमले, कितने जुल्म, कितने अत्याचार हो रहे हैं। सही बात है कि वक्त, आज का भी वक्त उसी तरह का विभत्स है, खतरनाक है जैसा हजारों साल पहले था। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर बैठकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, दलितों के मुद्दों पर, दलितों के संघर्ष पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी लड़ाई के बतौर में देखता हूं इस आयोजन को। तो उसी तरह इतिहास भी हमारा गौरवशाली रहा है, इतिहास में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतिहास में भी लोग लड़ रहे हैं। 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं कि जिसपे मैं कहना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। एक सवाल है शिक्षा का, पढ़ाई का, दूसरा सवाल है सम्मान का और एक सवाल है जमीन का। ये तीनों सवाल से हमें वंचित किया गया है, इन तीनों मुद्दों से हमें वंचित किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सच कहिए कि हर रोज की प्रताड़ना के तौर पर हम देखते हैं, समाज में हमें मोहब्बत नहीं मिलती है। ये हमारी एक कह लीजिए कि बराबरी नहीं मिलती है, तो मोहब्बत कहाँ मिलेगी। तो हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इतिहास में अगर हम घुसते हैं तो देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले का नाम हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है कि जिन्होंने आगे बढ़कर, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहली स्कूल खोला, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तमाम तोहमतें झेलते हुए। हम कहानी में पढ़ते हैं कि 2 साड़ियां लेकर जाती थी, क्योंकि पहली जो पहन कर जाती थी उसमें कीचड़ फेंक दिया जाता था। ज्योतिबा फुले जो इस लड़ाई को आगे ले जा रहे थे। फातिमा शेख, आप देखिएगा कि कुछ दिनों पहले ट्विटर पे बड़ा ही एक व्यक्ति है, पहले हमारी बात करते थे, हाँ, वो बोल रहे थे मैंने गढ़ा है। चटकारिता की जो सीमा है उसको पूरी तरह से लांघ दिया जा रहा है आज के वक्त में। तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या गढ़ा है, लेकिन हमें अपना इतिहास मालूम है, हमने देखा है, अपने इतिहास को अपने जाना है। तो शिक्षा में हम लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब क्लासरूम के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो बाहर पढ़ के कोलंबिया जाते हैं, डिग्री लेते हैं और आते हैं तो इस देश का संविधान रचते हैं, आते हैं तो सम्मान के लिए महार सत्याग्रह होता है, आते हैं तो सम्मान की जो लड़ाई है, पानी पीने की लड़ाई है, उसकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि हम जो लड़े, वंचित जो लड़े, जो दलित लड़े, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े। हम लड़े तो समाज में लोकतांत्रिकरण हो सके, सबको बराबरी हो सके। हम देखते हैं कि जमीन की जो लड़ाई है, जमीन हमें लगता है कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन जमीन किसी की जिंदगी होती है, जमीन किसी के लिए सब कुछ होता है। आज बिहार में एक जमीन की बड़ी लड़ाई जो चल रही है, और एक लड़ाई हमने लड़ी थी, भागा पे भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, यही वंचित समाज के लोग लड़ रहे थे। तेलंगाना में भी हम लड़ रहे थे, हम भोजपुर में भी लड़ रहे थे, और कई नाम आपको दिखाई देंगे वहां पे। राम नरेश राम का नाम आप सुनाई देगा, बूटन मुसर का नाम आपको सुनाई देगा इस लड़ाइयों में। और जमीन की लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि अगर
जमीन का सही से भूमि सुधार होता है, सही से आवंटन होता है, तो किसी को सिर्फ मिल जाएगा, दलितों को मिल जाएगा। मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला ये भी है कि जब जमीन बटेगा तो पैदावार बढ़ेगा, कृषि क्रांति आएगी। जमीन की लड़ाई ये भी है कि सिर्फ दलितों को मिल जाएगा जमीन, क्योंकि सामंतियों के पास जो जमीन रही, सामंतियों को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पैदावार होगा, किस तरह का देश में पैदावार होगा। उनको सिर्फ मतलब है तो दबदबे से मतलब था। वो चाह रहे थे किसी तरह से दबदबा हमारा मेंटेन रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। लेकिन हम चाह रहे थे कि समाज में अगर जमीन बटा तो हम चाह रहे थे कि देश का तरक्की होगा उससे, कि देश आगे बढ़ेगा। तो जमीन का लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई, दलितों की लड़ाई नहीं, ये पूरे के पूरे समाज में पूरे के पूरे जमीन का लोकतांत्रिकरण करने का सवाल है। उसी के साथ आप देखिए कि बिहार की मैं बात बता रहा हूं, उसी के पैरेलल लड़ाई चल रही है। जिस तरह से हमने पैरेलल क्या कहिए कि आजादी के आंदोलन में जहां लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन एक संपूर्ण आजादी की लड़ाई, जो सामंतवाद के खिलाफ, जो जातिवाद के खिलाफ, जो बराबरी के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे और तमाम क्रांतिकारी लड़ रहे थे। उसी तरह हम देखते हैं कि जब जमीन की लड़ाई बिहार के में चल रही है, भोजपुर में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है, तो वो लड़ाई उसके साथ सम्मान की भी लड़ाई थी। वोट देने का अधिकार भी नहीं मिल रहा था। एक फिल्म देखिएगा, नाना पाटेकर की फिल्म है, फिल्म जैसी ही बनी है, उसका नाम है हुतुतु। हुतुतु में किस तरह से दलितों को घर में दबा दिया गया है वोटिंग के दौरान, पोलिंग के दौरान, और उसके घर के बाहर किस तरह से लठैत रख दिए जाते हैं। तो नाना पाटेकर सबको बहुत प्रेरित करता है कि चलो आओ, निकलो घरों से, चलो वोट देना तुम्हारा अधिकार। उसी वक्त आप देखिएगा कि डोली प्रथा चल रही है बिहार में, हालांकि पूरे देश का सवाल है। डोली प्रथा चल रही है कि अगर दलितों की बहुएं आ रही हैं तो पहले जमींदार के यहाँ, पहले किसी के यहाँ जाएगी रुकने के लिए। ये प्रथा है बिहार में चली। तो जिसको लड़ा गया, जिनके नाम मैंने लिए, बूटन मुसर जैसे लोगों ने लड़ा इस लड़ाई को, और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, चांद पे भी जा रहे हैं, चांद पे भी हम ठीक ठाक पहुंच गए थे पिछले साल। लेकिन हमारी स्थिति, दलित वंचितों की स्थिति वही है। अभी आज के वक्त जो सत्ता पे लोग बैठे हैं, आप देखिएगा कि सामंतवाद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का सबसे घिनौना चेहरा सत्ता पे विराजमान है। इस वक्त में और हम पर आप देखिए, हमें तो सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया जाता है, कि एक ढाल की तरह बना लिया गया है कि जेएनयू के लोग तो ऐसे ही हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल हैं। अभी भी लोगों को इसी नाम पर, मीडिया में इसी नाम पर जाता है। सवाल ये है कि जेएनयू में अगर मैं अपनी बात करें तो जेएनयू सिर्फ ये नहीं कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे बेहतर पढ़ाई हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए सबसे सस्ती पढ़ाई हो रही है, 180 रुपए पढ़ाई, और इस पढ़ाई सबके लिए है, चाहे वो निचले वर्ग से आता है, चाहे दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, सबके लिए एक समान शिक्षा, सस्ती शिक्षा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कह देते हैं कि आप तो टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं भाई? हम दे रहे हैं पैसा, देश के लोग दे रहे हैं पैसा, तो क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आप? कितना प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? अरे भाई, जब देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दलित, देश का आदिवासी अपना एक एक सामान खरीद रहा है तो उस पर टैक्स दे रहा है और वो हमें पैसा दे रहा है। जब उसके खिलाफ अगर कोई भी कानून, अगर उसके खिलाफ कोई भी बात, उस पर कोई भी प्रताड़ना होगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले उठेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे और सबसे पहले तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ आप देखिए कि आरक्षण की लड़ाई, जेएनयू में, मैं ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, जो वंचितों के आरक्षण की बात है, 2007 में कहा जाता है कि कागजों पर लागू होता है 7-8 के दौरान, लेकिन उसके साथ देखिएगा कि बेहतर ढंग से लागू हो विश्वविद्यालय में, उसके लिए 3 साल तक जेएनयू के छात्रों को भूख हड़ताल अलग अलग समय पर करना पड़ा।
और 2010 में वो लागू होता है। और यही जेएनयू है जहां पे डिप्रिवेशन पॉइंट जैसा आपको सुनाई देगा कि डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। क्या है डिप्रिवेशन पॉइंट? कि जिस इलाकों में जहां बिजली बहुत देर से पहुंची, जहां सड़क बहुत देर से पहुंचे, वहां जहां शिक्षा बहुत देर से पहुंची, वहां के लोगों को, वहां के छात्रों को कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो हम सिर्फ इकलौते ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा भला होगा, हम कह रहे हैं कि सबका भला होगा। हमारी लड़ाई सबकी लड़ाई बनेगी। हमारे बोलने का जो तरीका है, मतलब कह लीजिए कि हम अपने लिए तो जाएंगे लेकिन उसका फायदा सबको होगा। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज देखिएगा कि नई सरकार जब बनती है 15 में, तो हमारे साथी विश्वविद्यालय में किस तरह का जातिवाद फैला है, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। रोहित वेमुला का नाम आप सबने सुना होगा। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे और उनको सोशल बॉयकॉट, यूनिवर्सिटी का प्रशासन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे, देश के मिनिस्टर्स, HCU के वाइस चांसलर्स, सबने मिलकर सोशल बॉयकॉट किया, अछूत बनाया, कह लीजिए, जो हमें पहले बनाया जा रहा है, और उनकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। जैसी ही सरकार आती है उसी वक्त में, और उसके बावजूद यूनिवर्सिटी में देखिए कि किस तरह से, सर हमारे यहाँ जेएनयू में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो आते हैं रिजर्वेशन फुलफिल करते हैं। यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन हमारी यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है, लेकिन करती क्या है वो कि जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो दलित जातियों से आता है, और वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है बहुत आसानी से, उसको 5-10 नंबर मिल जाए तो बहुत आसानी से जनरल कैटेगरी में आ सकता है, ताकि इसकी सीट खाली हो जाएगी तो कुछ और लोग, दलित समाज के लोग आ जाएंगे। अभी करते क्या है, जब इस बात को जानते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, इसका एंट्रेंस में, रिटेन में बहुत अच्छा नंबर आया है, तो इसको इतना कम नंबर दो कि उसका एडमिशन तो हो लेकिन रिजर्व कैटेगरी में नहीं। इस तरह का जातिवाद आप देखिए कि विश्वविद्यालय में बना हुआ है, ताकि और लोग ना आ पाए, ताकि रिजर्व हो जाए सीटें, 50% जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, और उसी के लिए रिजर्व है। और उसके साथ ये तो चलिए मैं छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं कि हमारी जो लड़ाई है, बाबा साहब की बात में कर रहा था कि संविधान के दम पर हम यहां तक आए हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं कि सुन भैया सुने गर्जी, ई जगवा जालिम बेदर्दी, अब भीख नहीं इकरार चाहिए, हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए। तो अधिकारों के लिए संघर्ष की विरासत हमारी पुरानी है, अधिकारों के लिए लड़ना हमारे लिए पुराना है, और आज भी इस चीज को हम मनवा रहे हैं, हम चढ़ रहे हैं। 2018 में जब चीजें आती हैं, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही होती है, तो वहां पर सड़कों पर लोग, आप लोग सब आते हैं बिहार के सड़कों पर, अम्बेडकर छात्रावास से लोग निकलकर सड़कों पर निकलकर आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। इस सरकार को मानना पड़ता है कि खामोशी आती है उनमें। लेकिन आरक्षण, सही बात है कि हम लोग बात कर रहे थे, हम मनीष भाई थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, संदीप सौरभ है, पालीगंज से हैं विधायक, हम लोग उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 1.5, 1.4 के आसपास सरकारी नौकरियों में लोग हैं, जो अभी जातीय सर्वे हुए, और उसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, तो आरक्षण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। तो जो 95, 96, 97% जो जगह है, जो प्राइवेट जगह है, वहां पे तो आरक्षण है ही नहीं। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? आरक्षण, जब नौकरियां ही, सरकारी नौकरियां ही इतनी कम है, तो किस बात का उनको इतना डर है कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं? आपको बताऊं कि
शिक्षा की जहां मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बताया कि कॉलेजेस में आरक्षण है, स्कूलों में नहीं, कॉलेजेस में आरक्षण है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 1 लाख विद्यार्थी पर 7 डिग्री कॉलेज है केवल, और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1 लाख मतलब जो विद्यार्थी है जो 12वीं करते हैं उन पर 28 डिग्री कॉलेज है। कहां राष्ट्रीय स्तर पे 28 है और हम बिहार आते हैं तो वही 7 हो जाता है। वही कई अन्य राज्यों में हम जाते हैं तो 50-50 है, 1 लाख विद्यार्थी और 50 डिग्री कॉलेज। तो हम डिग्री कॉलेज में तो इतना पीछे आ गए, हमारे पास है ही नहीं। सही बात है, जहां पे है उसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर है। कोचिंग पे तो सर मैं आ रहा हूं, ये बीपीएससी का आंदोलन तो मुझे लगता है कि कोचिंग की बदतमीजी से वो एक आंदोलन, या कह लीजिए कि ये चीजें हुई जो लीक हुआ कि किस तरह से कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग के माफिया कह लीजिए, वो मिलकर, याद है ना आपको कि यही बापू सभागार जो सरकारी केंद्र है जहां पे बीपीएससी का परीक्षा होता है, वहां पे उससे पहले ठीक कोई मॉक टेस्ट ले रहा होता है जो एक कोचिंग सेंटर का है। जब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही होती है तो कोचिंग माफियाओं को बुलाया जाता है बात करने के लिए सरकार की तरफ से, छात्रों को नहीं बुलाया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा। तो ये पूरा का पूरा तंत्र कोचिंग माफियाओं का, स्कूलों को बर्बाद करने का सरकार, मौजूदा सरकार, ये जो सरकार है, हालांकि पहले से इस चीज को इन्होंने अपनी पॉलिसी में रखा है। और अब कुछ चीजें बदली हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक आई है, आपके बीच में है,